मैं दीपक मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल के क्लास में हम लोग बात किए थे अक्षांश पर और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे देशांतर पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं देशांतर रेखाओं पर। देशांतर रेखाएं जो होती है, इन देशांतर रेखाओं को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। कल हम लोग अक्षांश रेखाएं पढ़े थे जिसको हम लोग कहते हैं लेटीट्यूड और इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो आइए सबसे पहले एक बात और बता देता हूँ कि जो लोग अभी क्लास को देखना शुरू कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दें और अपना कॉपी और पेन यानी नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए और इसको जो है नोट्स बनाते चलिए। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा क्योंकि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देशांतर। तो देशांतर किसे कहते हैं? तो देशांतर के लिए हम लोग फिर एक ग्लोब ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो एक ग्लोब हम लोग बना लेते हैं इस तरह से। तो कल हम लोगों ने बात की थी अक्षांश रेखाओं पर। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं क्या थी? इस तरह से ग्लोब में जो इस तरह से पड़ी रेखाएं होती थी यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में या पूर्व से पश्चिम की दिशा में जो रेखाएं खींची जाती थी उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते थे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है एक बार देख लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इन्हें हम कहते थे अक्षांश। आज हम लोगों को पढ़ना है देशांतर। तो ये फिलहाल एक बार इसकी जरूरत पड़ेगी इसीलिए हम इस पर बात कर लेते हैं। ये बीचों बीच में जो अक्षांश रेखा है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री या इसी का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। और चूंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच में है इसीलिए इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा भी। ठीक है, तो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक, अंटार्कटिक हम लोग कल देख चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं देशांतर। तो देशांतर रेखाएं जो है वैसी रेखाएं हैं जो ग्लोब में जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। अर्थात ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखा। तो ये कुछ देशांतर हम लोग बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, अलग कलर यूज कर लेते हैं इसके लिए। तो इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखाएं खींची गई है ये है कौन सी रेखाएं? तो ये है देशांतर रेखाएं। ठीक है, यानी कि ये किस दिशा में खींची जाती है ग्लोब पर? तो ये ग्लोब पर खींची जाती है किस दिशा में? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा में जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की विशेषताओं पर। तो देशांतर रेखा की सबसे पहली जो विशेषता है, ठीक है ना, देशांतर रेखा की सबसे पहली जो विशेषता है ये है कि देशांतर रेखाएं जो है ये समानांतर नहीं होती है। क्या नहीं होती है? तो देशांतर रेखाएं जो है ये समानांतर नहीं है। आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए, समानांतर नहीं है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जिस तरह अक्षांश रेखाएं थी, अक्षांश रेखाएं क्या थी? एक दूसरे के इस तरह से समानांतर थी, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती थी। जबकि देशांतर रेखाएं ऐसी नहीं है। देशांतर रेखाएं देखिए ऊपर में जाकर के यहाँ उत्तरी ध्रुव पर और ये दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती हैं। अर्थात ये तिरछी है, इस तरह से तिरछी है, एक दूसरे को काटती है। और अक्षांश रेखाएं जो है ये आकर के ध्रुवों पर देशांतर रेखाएं जो है ये ध्रुवों पर आकर के मिल जाती है। ये दिख रहा है, यानी इसकी पहली विशेषता है कि ये समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर? आइए, समानांतर नहीं होने का प्रभाव क्या पड़ता है कि दो जो देशांतर रेखाएं होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो सर्वाधिक दूरी है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी आपको दिख रहा है, ये जो 0 डिग्री है यहाँ पर दो विषुवत रेखाओं के बीच की दूरी जो है इस तरह से आप देखिए ये सबसे अधिक होती है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो ये होती है विषुवत रेखा के पास। ठीक है, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है विषुवत रेखा के पास। और ये दूरी कितनी होती है? तो ये दूरी होती है 111.33 किलोमीटर। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो ये सर्वाधिक दूरी होती है हमारी विषुवत रेखा के पास। और ये दूरी कितनी है? तो ये है 111.33 किलोमीटर। क्लियर है? अब सर्वाधिक दूरी अगर विषुवत रेखा के पास होती है तो न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये जो न्यूनतम दूरी है ये कहाँ पर होगी? तो ये होगी ध्रुवों पर, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो। यानी ये न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? तो ये न्यूनतम दूरी हमारी होती है ध्रुवों पर। और ये दूरी आपको कितनी दिख रही है? तो ये दूरी आपको दिख रही है 0 किलोमीटर। क्लियर है?
तो दो देशांतर के बीच में सबसे अधिक दूरी जो है ये होती है विषुवत रेखा पर 111.33 किलोमीटर, और सबसे कम दूरी जो होती है ये होती है ध्रुवों पर कितने, तो 0 किलोमीटर। पहली विशेषता सबको क्लियर हो गया कि दो विषुवत रेखाएं दो देशांतर रेखाएं जो है ये समानांतर नहीं होंगी, इनके बीच की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होगी और सबसे कम दूरी जो होगी ये कहाँ होगी, तो ये होगी ध्रुवों पर। अब दूसरा मुद्दा जो है, दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या को लेकर के बहुत ही परेशानी है, बहुत लोग परेशान रहते हैं इसकी संख्या को। तो अभी मैं जिस कॉन्सेप्ट से आपको बताऊंगा ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरे फीचर पर चलते हैं कि इनकी संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है। आइए इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं, आप लोग भी बनाते चलिए। इस फिगर को चेंज कर लेते हैं, अभी जो इससे समझना था वो हम लोग समझ चुके हैं, अब दूसरे फिगर से हम लोग बनाएंगे। इसके लिए हम लोग एक फ्लैट फिगर ड्रॉ करते हैं। क्लियर। ये मान लीजिए पृथ्वी है, हम लोगों ने इसमें ये जो इस तरह से गोल घूमी हुई है इसको खोल करके हमने सीधा कर दिया है। मान लिया ग्लोब के ऊपर जो पेपर चिपका हुआ है उस पेपर को खोल के हमने सीधा कर दिया है, ठीक है। तो इस पर अब हम लोग ड्रॉ करेंगे देशांतर रेखा, इससे हम लोग देशांतर रेखाओं को बना सकते हैं। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच में जो देशांतर रेखा है, जिसे मान लिया गया है, इसे बीच में नहीं है लेकिन इसे बीच में माना जाता है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है। इस 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये क्या है, प्राइम मेरिडियन है, ये है हमारा प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन जो है ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नाम के शहर से गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। इसे ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। ये रेखा जो है ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के पास से गुजरती है, इसीलिए इसको हम लोग ग्रीनविच रेखा या प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। अब ग्रीनविच रेखा के चूंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसके इस तरफ का भाग है ना, यानी कि ये कौन सा भाग हो जाएगा, इस साइड वाला, तो ये वाला भाग हमारा हो जाएगा पूर्वी भाग, ये भाग हो जाएगा पूर्वी भाग, यानी कि इसको हम लोग ई से संबोधित करते हैं यानी ईस्ट। और ये कौन सा भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पश्चिमी भाग, ठीक है, पश्चिमी भाग। इसको हम लोग W से सूचित करते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन जो है ये ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। इससे पूर्व का भाग जो होगा ये पूर्वी देशांतर और पश्चिम का भाग जो होगा ये पश्चिमी भाग या पश्चिमी देशांतर कहलाता है, ठीक है। इसको भाग के साथ साथ हम देशांतर भी कह सकते हैं। तो इस साइड में जितनी भी रेखाएं होंगी ये पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी और इस साइड में जितनी रेखाएं होंगी ये पश्चिमी भाग या पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए यहाँ से देखिए, अब हम लोग पूर्वी भाग की तरफ देखते हैं। तो 0 के बाद यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री, यहाँ पर 4 डिग्री, यहाँ पर 5 डिग्री, इस तरह करते करते यहाँ पर जो रेखा होगी, मान लेते हैं ये एक रेखा है, चलिए इसको हटाते हैं, ये रेखा हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 179, क्योंकि 179 के बाद ये जो लास्ट वाली रेखा होगी ये होगी 180 डिग्री ईस्ट। क्लियर है। तो ये 170 के बाद में है 180, और यहाँ जितनी भी रेखाएं हैं जैसे 1 2 3 4 5, तो ये सभी रेखाएं क्या होंगी 5 डिग्री ईस्ट, ये सभी ईस्ट की तरफ हैं, इसीलिए ये ईस्ट लिखाएंगे। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। इसी तरह अगर हम पश्चिमी गोलार्ध की तरफ आएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध में यहाँ पर शुरू हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इसी तरह से यहाँ पर जो ये रेखा आएगी ये हो जाएगी 179 डिग्री वेस्ट, इसको हम लोग ईस्ट लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू वाली लास्ट लाइन है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये ब्लू वाली लाइन हो जाएगी 180 डिग्री वेस्ट। अब इसको आपको ध्यान देना है, 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या मुद्दा है देखिए, जब हम लोग ये तो खोले हुए हैं इस पेपर को ग्लोब से, अगर हम लोग इसको इस तरह से मोड़ते हैं, इस तरह से मोड़ते हैं, ठीक है,
तो ये लाइन और ये ब्लू लाइन दोनों को सेम कलर में बनाने का यही मकसद है कि ये अभी इस तरह से, जब इसको हम लोग मोड़ेंगे तो ये इस तरह से जाकर दोनों क्या होगी, सट जाएगी। ठीक है, ये पीछे की तरफ जाकर के क्या होगी, सट जाएगी, ये दोनों मिल जाएगी। यानी कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दो अलग अलग लाइन नहीं है, दोनों एक ही लाइन है। ठीक है, 0 डिग्री को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मीन लाइन, और ये जो 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट दोनों एक ही है, तो इसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहेंगे, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये और ये दोनों क्या है, वो भी आइडियल और ये भी जो है ये इंटरनेशनल डेट लाइन, और बेसिकली दोनों जो रेखाएं हैं ये एक ही रेखा है। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू कीजिए। अगर आप देखते हैं पूर्वी देशांतर में या पूर्वी गोलार्ध में, तो 1 2 3 करते करते यहाँ 1 से लेकर 179। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखते हैं उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, सॉरी पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा 179, पश्चिमी गोलार्ध में हो जाएगा 179, एक हो जाएगा ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री है ना, एक हो जाएगी ग्रीनविच रेखा जो है 0 डिग्री, और एक हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1, यानी 1 1 जोड़ दीजिए तो 180 180 कितना हो गया, तो 360। यानी कि जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है ये है 360। एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं, इस साइड में कितने हैं, तो इस साइड में 179, इस साइड में 179। ठीक है, 179, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इधर एक और एक 2 और 179 सबका अगर आप टोटल निकालेंगे तो निकल जाएगा 360। यानी कि देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या है ये कितनी है, 360। क्लियर हो गया सबको। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। देशांतर की अगली महत्वपूर्ण विशेषता जो है ये है, काफी महत्वपूर्ण है। तो देशांतर की अगली विशेषता जो है ये है समय ज्ञात करना, है ना। यानी देशांतर के आधार पर किसी भी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। तो आइए देखते हैं देशांतर के द्वारा किसी भी स्थान का समय किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी को 360 डिग्री, पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, घूमने में लगा समय, पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में समय लगता है जो ये है हमारा कितना, तो ये है 24 घंटा। इसको अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें कि कितना मिनट लगता है, तो हम लोगों को 24 को मल्टीप्लाई कर देना होगा 60 से, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, 1440 मिनट। ठीक है ना। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 1440 मिनट। अब पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा है 1440 डिवाइडेड बाई 360। इसको डिवाइड कीजिए आप, निकल जाएगा। ठीक है, यानी कितना निकला, तो ये निकल गया 4 मिनट। यानी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगता है कितना, 4 मिनट। यानी 1 डिग्री देशांतर में, 1 डिग्री देशांतर में अंतर होने पर समय में कितना अंतर आ जाएगा, तो समय में अंतर आ जाएगा 4 मिनट का। ठीक है, यानी
यदि 1 डिग्री देशांतर में अंतर आता है तो समय में अंतर कितना आता है? 4 मिनट का। क्लियर है? समय में कितना का अंतर आ जाएगा? 4 मिनट। आइए समझते हैं यहाँ पर फिगर में। यानी कि अगर हम ये 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री में चले जाते हैं, ठीक है, 1 डिग्री देशांतर में चले जाते हैं, तो यहाँ अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो 1 डिग्री देशांतर में बजेगा 12:04। क्लियर हो गया? यानी कि अगर हम ग्रीनविच रेखा से ईस्ट की तरफ यानी पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो प्रत्येक देशांतर में समय जो है ये 4 मिनट बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह हम 0 डिग्री से अगर पश्चिम की दिशा में चलेंगे, यानी कि 0 डिग्री से इस साइड में अगर हम आते हैं 1 डिग्री वेस्ट में, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बच जाएगा कितना? 11:56, यानी यहाँ पर अंतर हो जाएगा -4 मिनट का। यानी कि ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट समय बढ़ता है और पश्चिम की तरफ जब हम जाएंगे तो 4 मिनट घटता है। ठीक है, इसी तरह से एक चीज और याद रख लीजिएगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से हम इस दिशा में जाते हैं तो +12 घंटा हो जाएगा, +12 घंटा हो जाएगा। और इस तिथि रेखा से अगर हम इस दिशा में आएंगे, पश्चिम की दिशा में आएंगे तो -12 घंटा हो जाएगा। यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसको एक बार और समझ लीजिए। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अगर हम पार करते हैं, अगर हम इस दिशा में जाते हैं, ईस्ट की दिशा में जाते हैं, तो 12 घंटा यानी 1 दिन बढ़ जाएगा। और इससे अगर हम वेस्ट की दिशा में आएंगे तो क्या होगा? 1 दिन माइनस हो जाएगा, -1 डे हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछा हुआ यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर मध्य रात्रि है, मध्य रात्रि यानी रात के 12 बजे हैं, ठीक है, मध्य रात्रि है, तथा एशियाई भाग की ओर, इस साइड एशियाई भाग की तरफ सोमवार है, तो अमेरिकी भाग की तरफ कौन सा दिन होगा? ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूं। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री पर मध्य रात्रि है एशिया की तरफ, ठीक है ना, एशिया की तरफ कौन सा दिन है? एशिया की तरफ सोमवार है, तो अमेरिका की तरफ यानी पश्चिम की दिशा में कौन सा दिन होगा? तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने के लिए किस साइड बोल रहा है? तो हमें अंतर्राष्ट्रीय रेखा को पार करके इस साइड आने के लिए बोल रहा है। तो इस साइड जब आएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे? -1 दिन। तो -1 दिन मतलब सोमवार से पहले कौन सा दिन था? तो यहाँ पर जो दिन होगा ये क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो इस साइड हो जाएगा रविवार। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाए कि यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर मध्य रात्रि है, अमेरिकी भाग की तरफ रविवार है, तो एशिया की तरफ कौन सा दिन होगा? तो एशिया की तरफ हम लोग जाएंगे तो इधर से इधर की तरफ जब जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? +1 दिन हो जाएगा। तो +1 दिन यहाँ रविवार था, तो यहाँ कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समय निकालने वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और विशेष करके यही याद रखना है कि किस दिशा में। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो एक चीज़ याद रखिए कि ईस्ट की तरफ सूर्य निकलता है ना, ईस्ट की तरफ से सनराइज होता है। तो अगर हम फेस करके सन की तरफ चलते हैं तो +4 मिनट होगा, और सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फेस करके चलते हैं तो -4 मिनट होगा। तो इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं। आइए अब चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट जो है ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इसको घोषित किया गया वर्ष 1884 में। तो 1884 में, डेट याद रखिएगा, 1884 ईस्वी में अमेरिका के वाशिंगटन में, ठीक है ना, अमेरिका के वाशिंगटन शहर में एक गोष्ठी हुई और इस गोष्ठी में 26 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है ना, तो अमेरिका में 1884 में वाशिंगटन सम्मेलन हुआ जिसमें 26 देशों ने भाग लिया और इसमें भारत गुलाम था, लेकिन इसके बावजूद भारत भी इसमें भाग लिया था
और इस बैठक की अध्यक्षता जो है ये अध्यक्षता कर रहे थे अमेरिकी प्रेसिडेंट जिनका नाम था C.A. आर्थर। ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये याद रखिएगा। 1884 में एक सम्मेलन हुआ वाशिंगटन में जिसमें 26 देशों ने भाग लिया, जिसमें भारत भी शामिल था और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे यूएस प्रेसिडेंट अमेरिका के राष्ट्रपति C.A. आर्थर, जो उसमें यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। अब इस सम्मेलन में जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में स्वीकार किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन की खासियत यह थी कि अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन को पार करने पर समय में 12 घंटे का अंतर आ जाता। हम लोग पढ़े हैं, अगर ईस्ट की दिशा में जाते तो +12 घंटा यानी एक दिन का, और वेस्ट में जाते तो कितना, तो -12 घंटा यानी एक दिन पीछे चले जाते। तो इस बैठक में बेसिकली यही हुआ था कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। और दूसरा चीज ये हुआ कि जो 0 डिग्री था यानी कि ग्रीनविच मीन रेखा, इसको प्राइम मेरिडियन के रूप में मान्यता दे दी गई और तब से ये प्राइम मेरिडियन ही अभी तक बना हुआ है। इसको लेकर काफी विवाद चल रहा था चूंकि ये बीच में नहीं थी, लेकिन इस सम्मेलन के बाद विवादों के बादल छट गए और 0 डिग्री जो है ये प्राइम मेरिडियन के रूप में स्थापित है और 180 डिग्री का जो विवाद था इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में मान्यता दे दी गई। इसमें आपको इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ग्रीनविच मानक समय GMT और मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रीनविच मानक समय यानी कि इसे हम लोग कहते हैं GMT। ठीक है, तो क्या देखेंगे, ग्रीनविच मानक समय। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं GMT यानी कि ग्रीनविच मानक समय। ये क्या है, तो हम लोगों ने देखा था कि ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री यानी जिसे प्राइम मेरिडियन मानते हैं, तो इस 0 डिग्री पर स्थित जो भी देश होते हैं, जो भी स्थान होते हैं, उनके समय को हम कहते हैं ग्रीनविच मानक समय। यानी ग्रीनविच रेखा पर स्थित स्थानों के समय को कहा जाता है ग्रीनविच मानक समय या GMT। आइए अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है मानक समय। ये मानक समय क्या होता है, तो मानक समय को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, है ना। मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम। देखिए इसको इस तरह से समझिए, अगर कोई बड़ा सा देश है, मान लेते हैं ये एक बड़ा देश है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती है, जैसे यहाँ से बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजर रही है, ठीक है, बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजर रही है और हम लोग जानते हैं कि एक देशांतर में अंतर होने पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो मान लीजिए ये अगर बहुत बड़ा देश है, यहाँ से अगर 30, 40, 50, 60 देशांतर रेखाएं गुजर रही है, तो अगर इस देशांतर के आधार पर हम लोग समय लेते हैं तो यहाँ पर अगर 12:04 हो रहा है तो यहाँ पर 12:08 होगा, है ना। इसी तरह यहाँ पर 12:16 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो इधर समय और भी हो सकता है, यहाँ 12 के बजाय 2 भी बच जाएगा, ज़्यादा देशांतर होंगे तो हो सकता है ना। तो देश के एक कोने का समय, दूसरे कोने का समय, मध्य भाग का समय सब क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए बड़े देश जो होते हैं यहाँ पर देशांतरों के आधार पर समय का निर्धारण नहीं होता है। ये देश क्या करते हैं, अपने बीच से गुजरने वाले जो देशांतर होते हैं इसके समय को, ठीक है ना, यहाँ पर मान लीजिए अगर 12:10 हो रहा है तो यहाँ पर जो समय होता है इसी समय को पूरे देश का मानक समय बना दिया जाता है। पूरे देश के लिए इसी समय को स्टैंडर्ड कर दिया जाता है, मान लिया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड टाइम। अभी हम लोग भारतीय मानक समय बात करेंगे तो इसमें इसे और भी क्लियर होगा। तो मानक समय तो जिस देशांतर को पूरे देश का मानक समय के रूप में जिस देशांतर को पूरे देश के लिए एक टाइम के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है उसे हम कहते हैं मानक समय। क्लियर है। आइए अब हम लोग बात करेंगे भारतीय मानक समय। ठीक है, तो मानक समय के बाद अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे भारतीय मानक समय। तो भारतीय मानक समय को देखने के लिए हम लोगों को भारत का मैप बनाना होगा, ठीक है ना। इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे क्योंकि भारत का मुद्दा है। भारतीय मानक समय को हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST। तो आइए फटाफट से एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं।
भारत एक विशाल देश है, आप लोग जानते हैं ना। तो भारत से बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। चलिए फटाफट में मैप को कर लेते हैं, जैसा भी बन रहा है अभी। चलिए सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो भारत से कई सारी देशांतर रेखाएं गुजरती है। सपोज दैट मान लेते हैं कि इस तरह से देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से देशांतर रेखाएं, बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजर सकती हैं, है ना। तो इस तरह से भारत से बहुत सारी गुजर सकती है, नहीं भारत से गुजरती है। ये बीच वाला बना रहा हूँ, इसके बारे में कुछ खासियत है, इसीलिए बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से भारत से बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती है, ठीक है। चलिए अभी ज़्यादा नहीं बनाते, समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो भारत से इस तरह से बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती है। इनको इक्वल कर लेते हैं लिखने के लिए। चलिए, तो इसमें जो भारत के सबसे पूर्व में जो भारत को टच करती है, जो भारत के पूर्व को टच करती है ये वाली, और जो सबसे पश्चिम को टच करती है ये वाली, ठीक है। तो सबसे पश्चिम को जो टच करती है इसका नाम है 68.7 डिग्री ईस्ट। भारत ईस्ट में, इसीलिए सभी देशांतर रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखा ही होंगी। तो 68.7 डिग्री ईस्ट, और जो सबसे लास्ट में है ये है 97.25 डिग्री ईस्ट। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इस रेखा को हम लोग समझने के लिए मान लेते हैं 68 डिग्री, और इस रेखा को समझने के लिए हम लोग कितना मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं 97 डिग्री। तो अब देखिए भारत के एक कोने से दूसरे कोने के बीच में कितनी देशांतर रेखाओं का गैप आ जा रहा है। तो माइनस कर दीजिए, तो माइनस कीजिए 97 माइनस 68, 97 माइनस 68 माइनस कीजिए, तो लगभग 29 देशांतर का गैप आ जा रहा है, ठीक है। मतलब इस स्थान से, यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच में 29 देशांतरों का गैप आ रहा है, ठीक है। 29 देशांतर, 29 देशांतर के गैप का मतलब समझ रहे हैं, समझिए, यानी कि 29 इंटू 4 मिनट्स मल्टीप्लाई कीजिए, यानी करीब करीब 116 मिनट। 116 मिनट अगर इसको घंटा में बदले तो मोर एंड लेस कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, तो 120, 4 मिनट कम है, तो लगभग 2 घंटा का अंतर आ जाता है। समझिए कितना बड़ा गैप आ गया। यानी जिस समय गुजरात में 12 बजेंगे उस समय यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 2 बजेगा। तो इस तरह से पूरा देश कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लेते हैं दिल्ली में अगर प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए समय घोषित करते हैं कि मैं दिन के 10 बजे भाषण दूंगा, तो वो 10 बजे का भाषण अगर यहाँ के ही 10 बजे के हिसाब से चलेगा तो यहाँ पर कितने बजे चलेगा, 12 बजे चलेगा। इस तरह से रेडियो का टाइम टेबल, टीवी का टाइम टेबल, प्लेन का टाइम टेबल, ट्रेन का टाइम टेबल, सब में क्या हो जाएंगे, गड़बड़ी हो जाएंगे। एक स्थान का समय दूसरे स्थान से वैरी करेगा। तो इसी समस्या के समाधान के लिए, ठीक है ना, जो बड़े देश होते हैं वो इन देशांतरों के समय के आधार पर उस स्थान का समय नहीं लेकर के किसी एक मिड देशांतर को, जो उसके बीचों बीच या लगभग बीचों बीच होती है, उसके समय को पूरे देश के लिए मान लेते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं मानक समय। तो भारत के मानक समय के रूप में जिस देशांतर रेखा को स्वीकार किया गया है वो ये रेड वाली है, ठीक है, ये रेड वाली है। और इसका नाम कितना है, तो इसका नाम जो है ये है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसे भारत के प्राइम मेरिडियन के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि भारत का जो प्राइम मेरिडियन है, भारत का प्राइम मेरिडियन ये कौन है, तो 82.5 डिग्री है ना। तो भारत का जो प्राइम मेरिडियन के रूप में स्वीकार किया गया है, ये किसे स्वीकार किया गया है, 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये भारत की प्राइम मेरिडियन है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं भारतीय मानक समय। तो भारतीय मानक समय के रूप में किसे स्वीकार किया गया है, तो भारतीय मानक समय के रूप में स्वीकार किया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। अब ये रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये रेखा गुजरती है हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है, ये रेखा उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद, ठीक है ना, कहाँ से, उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद से गुजरती है। और अब इस इलाहाबाद का नाम हो गया है प्रयागराज। यानी कि ये कहाँ से गुजरती है, ये रेखा गुजरती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नाम के स्थान से। क्लियर हो गया भारतीय मानक समय। तो भारतीय मानक समय कौन है, तो भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा,
और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसे इरेज कर लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जीएमटी और आईएसटी के बीच में क्या संबंध है। तो अभी हम लोग देखेंगे जीएमटी और आईएसटी। जीएमटी हो गया क्या, ग्रीनविच मानक समय, और आईएसटी भारतीय मानक समय, दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो जीएमटी बराबर क्या हो गया, तो जीएमटी बराबर है हमारा 0 डिग्री, और आईएसटी कितना है, तो आईएसटी है 82.5 डिग्री ईस्ट। आइए अब हम लोग देखते हैं जीएमटी और आईएसटी के बीच का रिलेशन। जीएमटी इक्वल टू 0 होता है और आईएसटी जो है ये 82.5 डिग्री होती है, ठीक है ना। तो 82.5 डिग्री ईस्ट इसलिए क्योंकि ये पूर्वी छोर में है और पूर्वी है, इसीलिए समय किस में होगा, तो प्लस में होगा। तो अभी हम लोग 12.5 को छोड़ देते हैं और 82 को ले लेते हैं, ठीक है ना, रिलेशन निकालने के लिए। तो 82, और हम लोग जानते हैं कि एक देशांतर में अंतर होने पर समय में कितना अंतर होता है, तो 4 मिनट का। तो 82 देशांतर का अंतर होने पर कितना हो जाएगा, 82 गुना 4 मिनट, ठीक है ना। निकालिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 = 8 और 4 8 = 32, तो 328 निकला। अब 12.5 को ले लीजिए 1/2 को, तो 1/2 को भी हम लोग गुना करेंगे 4 से, तो 2 2 = 4 यानी कि 2, यानी कि कितना निकला, कितना मिनट निकला, तो हमारा निकला 330 मिनट। यानी आईएसटी और जीएमटी के बीच में अंतर है 330 मिनट का। लेकिन ये मिनट में नहीं, आपको पूछता है घंटा में, तो इसे घंटा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको 330 को डिवाइड कर देना है किससे, 60 से। चलिए काटिए, यानी कि निकल गया आपका 11/2 आवर। इसको फिर आप डिवाइड कर दीजिए, 11 को 2 से, 2 5 = 10, 1 यानी इसका निकल गया आपका 5.1/2 घंटा, यानी कि कैसा, तो प्लस 5.5 घंटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है ना। यानी कि जीएमटी और आईएसटी के बीच में रिलेशन कितना है, तो प्लस 5.5 घंटा। यानी भारतीय मानक समय जो है ये ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। यानी कि अगर आपको प्रश्न पूछे कि अगर ग्रीनविच में दिन के 12 बजे हैं तो उस समय भारत में कितना बजा होगा, तो 5.5 घंटा आप आगे चले जाइए। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 1.5, तो कितना हो गया, तो 5.5, यानी भारत में इस समय बजे होंगे 5.5। तो इसी तरह से आप अलग अलग देशों का समय भी निकाल सकते हैं देशांतर के आधार पर। अब इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है आज के लिए। ये कॉन्सेप्ट हमारा है समय जोन, ठीक है, टाइम जोन। टाइम जोन किसे कहते हैं, तो समय जोन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो जो जीएमटी होती है ना, जीएमटी आप जानते हैं, तो जीएमटी प्लस विभिन्न देशों के जो स्टैंडर्ड टाइम होते हैं यानी मानक समय, इसके आधार पर ग्रीनविच मानक समय और विभिन्न देशों के मानक समय के आधार पर पूरे ग्लोब को यानी पूरे विश्व को 24 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 24 भागों में बांटा गया है। इन्हीं 24 भागों को क्या कहा जाता है, तो इन्हीं 24 भागों को कहा जाता है टाइम जोन। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जीएमटी तथा मानक समय के आधार पर पूरे ग्लोब को 24 भागों में बांटा गया है जिन्हें टाइम जोन कहा जाता है। तो आज इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए हॉट टॉपिक के साथ में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। लाइक कीजिए मत कीजिए, शेयर कीजिए मत कीजिए, अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा आप, ये आशा है, और शेयर भी अच्छा लगेगा तो कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन कमेंट करके अपना व्यू मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मेहनत बहुत होती है, ठीक है, काफ़ी समय लग जाता है। एक क्लास लेना, उसमें सीधे सीधे क्लास लेना है, कुछ नहीं है, इसमें रिकॉर्डिंग करना है, फिर एडिटिंग करना है, फिर प्रोसेस करना है, बहुत लंबा समय लगता है एक वीडियो को बनाने में। अगर कभी बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इतनी मेहनत के बाद जब आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हैं तो काफ़ी निराशा होती है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी